तो दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अब्दुल करीम तेलगी नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में स्क्रैप होने वाली मशीन को खरीद कर अपने यहाँ पर स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग की शुरुआत करता है। मैं लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और नीचे पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले जाकर आप उस एपिसोड को देख लीजिएगा। चलिए अब हम जानना शुरू करते हैं आगे। How can these papers whose lowest value is just 10 rupees be the central figure of such a massive scam? I'll keep it secret. I'll keep it secret. Look at this. Does this even look like a jail cell? Look at this. He's got a helper. तो दोस्तों ये साल है 1992 और अब्दुल करीम तेलगी अपने पैरों को पसारना शुरू कर चुका है। जहां एक तरफ अब्दुल करीम तेलगी पूरे भारत में अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहा है ताकि वो पूरे भारत में अपने प्रिंट किए गए स्टैम्प पेपर की सप्लाई कर सके, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल करीम तेलगी नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में स्क्रैप होने वाली सारी मशीनों को खुद से खरीद रहा है। हाईएस्ट से हाईएस्ट बिड लगा रहा है और वो सारी मशीनों को खुद खरीद रहा है ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प पेपर्स की प्रिंटिंग कर सके। और अब तक अब्दुल करीम तेलगी नासिक के प्रिंटिंग प्रेस के बड़े अधिकारियों के साथ भी अपनी जान पहचान बना चुका है, जिससे कि उसको फ़ायदा क्या होता था कि उन अधिकारियों को वो ब्राइब करता था और वो सही मशीनों को भी स्क्रैप ट्रीट करके उन्हें स्क्रैप दिखा करके ऑक्शन में लेके आ जाते थे, जहां से हाईएस्ट बिड सबमिट करके अब्दुल करीम तेलगी उन सभी स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग मशीन्स को खरीद लेता था और जो उसको हेल्प करती थी ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग करने में। और इस काम को अब्दुल करीम तेलगी इतने बड़े स्केल पर कर रहा था कि आप उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। अगले 7 सालों में 1992 के बाद जितनी भी मशीनें नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से स्क्रैप होती थी वो सारी की सारी मशीन सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी ही खरीदता था। और तेलगी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसको अपने प्रिंटिंग किए गए स्टैम्प पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं जो असली स्टैम्प पेपर है मार्केट में उनकी शॉर्टेज उसको पैदा करनी पड़ेगी। जिस वजह से अब इस चीज़ में हेल्प लेता है अब्दुल करीम तेलगी कुछ पॉलिटिशियंस की और कुछ बड़े अधिकारियों की, जिसकी मदद से अब्दुल करीम तेलगी करता है कि अब्दुल करीम तेलगी जो गवर्नमेंट के ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर होते हैं उनको गलत एड्रेस पर डिलीवर करा देता है जहां पर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता ही नहीं, या फिर अब्दुल करीम तेलगी उन सभी स्टैम्प पेपर को किसी अपने ही एड्रेस पर जो है डिलीवर करा देता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर कई महीनों तक वो स्टैम्प पेपर जाकर पड़े रहते हैं और मार्केट में वो स्टैम्प पेपर जाते ही नहीं, जिससे कि अब्दुल करीम तेलगी को अपने बनाए हुए अपने प्रिंट किए गए स्टैम्प पेपर को बेचने का एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, जिससे अब्दुल करीम तेलगी को अपने प्रिंट किए गए स्टैम्प पेपर को मार्केट में सप्लाई करने का मौका मिल जाता है। और अब अब्दुल करीम तेलगी अपने प्रिंट किए गए स्टैम्प पेपर मार्केट में बेचना शुरू करता है, जिसमें वो अपने बनाए हुए 350 से ज़्यादा एजेंट्स की मदद लेता है। अब्दुल करीम के एजेंट्स में कई सारे MBAs भी थे और काफ़ी सारे ग्रेजुएट लोग भी थे। ये स्कैम इतने बड़े स्केल पर हो रहा था कि कोई समझ नहीं सकता। लगभग भारत के 25 राज्यों के अंदर कोर्ट कचहरी के काम में, किसी भी और काम में सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी के ही प्रिंट किए गए स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहे थे। असली स्टैम्प पेपर कोर्ट तक में नहीं थे और किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ रही थी कि जिस स्टैम्प पेपर पे वो काम किया जा रहा है वो कोई बंदा बैठकर इलीगल तरीके से बना रहा है, ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है ही नहीं। और ये सब काम करके अब अब्दुल करीम तेलगी इतना पैसा कमा रहा होता है कि अब अब्दुल करीम तेलगी बड़े अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को घूस तक देना बंद कर देता है, बल्कि अब उन्हें वो सैलरी देने लगता है। मतलब कि महीने का एक फिक्स अमाउंट वो उन पॉलिटिशियंस को और बड़े अधिकारियों को पे करता है सिर्फ उनका मुंह चुप रखने के लिए, और जो चीज़ जैसे चल रही है, जो काम उसका जैसे चल रहा है वो बस वैसे ही चलता रहने देने के लिए। और यहाँ पर लोगों को भी लाखों रुपए मिल रहे होते हैं सिर्फ उनका मुंह बंद रखने के लिए, तो कोई ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोलता भी नहीं है। और जब जैसे ही अब्दुल करीम तेलगी के पास पैसे आने लगते हैं तो यहाँ से शुरू होती है अब्दुल करीम तेलगी के अय्याशियों की कहानी। जी हाँ, अब्दुल करीम तेलगी काफ़ी बड़ा अय्याश इसके बाद बन जाता है। अब्दुल करीम तेलगी फ्रिक्वेंटली मुंबई में स्थित दीपा डांस बार में विजिट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार डांसर है जिसका नाम है तरन्नुम खान, जिसका कि अब्दुल करीम तेलगी दीवाना है। और अगर हम तरन्नुम खान की बैक स्टोरी की बात करें तो तरन्नुम खान के जो परिवार की हत्या कर दी गई थी हिंदू मुस्लिम राइट्स के अंदर, और हिंदू मुस्लिम राइट्स के अंदर ही तरन्नुम खान का घर तक भी जला दिया जाता है, जिस वजह से तरन्नुम खान को दीपा डांस बार में एक डांस गर्ल की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन अब तेलगी की नज़र तरन्नुम खान पर पड़ चुकी है और तरन्नुम खान की दीवानगी में एक रात
नशे की हालत में वो कुछ घंटों के अंदर ही लगभग 93 लाख रुपए तरन्नुम खान के ऊपर उड़ा देता है, जिसकी वजह से तरन्नुम खान एक रात के अंदर ही पूरी मुंबई में सबसे अमीर डांस गर्ल बन जाती है। तो दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको एक अच्छे डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से लिंक चेक कर सकते हैं। अपस्टॉक्स का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अपस्टॉक्स एक रतन टाटा फंडेड ऐप है जिसमें आप अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं, IPO में बिड लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे किसी अगली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, बाय।